नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलाहाबाद की संधि। इससे पहले हमने प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि। देखो, बक्सर के युद्ध के अंदर जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर दो पार्ट थे। एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तथा दूसरी तरफ गठबंधन की सेना थी। अब इसमें गठबंधन एक तो मीर कासिम का था, दूसरी तरफ अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और तीसरी तरफ जो मुगल सम्राट शाह आलम था। इन तीनों का गठबंधन था। अब देखो, बक्सर का युद्ध जो था उसके अंदर मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है और जो अवध का नवाब और जो मुगल सम्राट है वो बच जाते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अवध के नवाब और मुगल सम्राट से ही ये जो संधि है वो करती है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि को ही भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना की नींव माना जाता है। इलाहाबाद की संधि में बंगाल के नवाब को शामिल नहीं करने की वजह, देखो, इलाहाबाद की संधि के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ मुगल सम्राट शाह आलम तथा अवध का जो नवाब सुजाउद्दौला है उन दोनों के साथ ही संधि करती है, जबकि बंगाल के नवाब को इसमें शामिल नहीं करती। अब बंगाल के नवाब को इलाहाबाद की संधि के अंदर शामिल नहीं करने की क्या क्या वजह रही, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम युद्ध में मारा गया। अब इसकी जगह कंपनी ने मीर जाफर का पुत्र निजामुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बना दिया। अब चूंकि निजामुद्दौला अल्पवयस्क था वह साथ ही कंपनी की कृपा से नवाब बना था, अतः कंपनी ने बंगाल के नवाब को संधि में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच ये थी कि ये जो अल्पवयस्क निजामुद्दौला है ये हमारी ही कृपा के कारण, हमारी ही जो मेहरबानी है उसके कारण हमने इसको नवाब बनाया है, तो हम इसको क्यों शामिल करें। और दूसरी तरफ जो बंगाल का जो नवाब जो नया नवाब बना था निजामुद्दौला, वो अल्पवयस्क भी था। तो एक बच्चे से संधि के शर्तों की अ, जो अपेक्षाएं है वो नहीं की जा सकती। बंगाल में कंपनी का कोई प्रतिद्वंदी भी शेष नहीं था, इसलिए कंपनी बंगाल के नवाब को संधि में शामिल ना करके यह संदेश देने का भी प्रयास करती है कि वह बंगाल की अकेली शक्ति है, कि बंगाल में सिर्फ कंपनी का ही राज चलेगा और जितनी भी जो संधि वगैरह होगी या फिर जो युद्ध वगैरह होंगे वो सिर्फ कंपनी ही करेगी। क्योंकि मुगल सम्राट भी युद्ध हारता है, अतः अंग्रेजों की इस संप्रभु शक्ति पर मुगल सम्राट की भी मुहर लग जाती है। अब देखो, जो इलाहाबाद की संधि है उसके दो भाग हैं, जिसमें पहले भाग में हम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो संधि होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, नीचे आप शायद देख रहे होंगे, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से संधि करने आता है तथा दूसरी तरफ अवध का नवाब सुजाउद्दौला है। इस संधि के अंदर क्या क्या शर्तें थी। सुजाउद्दौला ने अवध वापस दे सॉरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सुजाउद्दौला को अवध वापस दे दिया, लेकिन कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया। तो इसने, जैसे सुजाउद्दौला ने युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो कंपनी ने उससे अवध तो वापस दे दिया, क्योंकि चूंकि कंपनी ये जो युद्ध है वो जीत गई थी, बक्सर का युद्ध, तो एक प्रकार से कंपनी का अधिकार हो गया था अवध पे। लेकिन कंपनी ने जब इससे संधि की अवध के नवाब से, इसने अवध का जितना भी जो जीता हुआ क्षेत्र है वो उसको वापस दे दिया, लेकिन जो कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र है वो इस नवाब से छीन लिए तथा वो जाके मुगल सम्राट को दे दिए। इसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। नवाब ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख देने स्वीकार किए। अब देखो, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध का क्षेत्र उसको वापस दे दिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध में जितना भी जो एक्सपेंसेस था, जितने भी जो खर्चे लगे थे वो उसने सुजाउद्दौला से वसूले। तो इस क्षतिपूर्ति के लिए अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए देने स्वीकार किए थे। अवध में कंपनी को बिना कर दिए व्यापार करने की छूट मिल गई थी। कंपनी ने नवाब को सुरक्षा हेतु सैनिक सहायता दी, लेकिन इनका व्यय भी नवाब को वहन करना था। देखो, जब संधि हो रही थी तब रॉबर्ट क्लाइव ने सुजाउद्दौला को बोला कि साहब, अब इतना सब कुछ तो हो गया, तो आपकी ये जो सेना वो तो काम की है नहीं। ठीक है, आपकी जो सेना उनका जो शौर्य है वो तो हमने बक्सर के युद्ध में देख लिया कि किस प्रकार से हमने उसको हराया था। तो आप कहीं ना कहीं कमजोर हो, तो एक काम करते हैं, हम आपको हमारी सेना देते हैं। ठीक है, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैनिक हैं वो आपको सहायता के लिए हम दे देंगे, लेकिन इनका जो व्यय होगा वो भी आपको ही वसूलना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ मुगल सम्राट के साथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो संधि करती है। नीचे फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव आए हैं, तथा दूसरी तरफ जो मुगल सम्राट शाह आलम है वो यहाँ पे संधि करते हैं। अब इस संधि की क्या क्या शर्तें थी।
कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा व इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिए। अब देखो, चूंकि मुगल सम्राट केंद्रीय सत्ता थी, तो अब जैसे मान लो हम किसी बड़े अधिकारी के पास में जाएं तो उसको कुछ जो तोहफे वगैरह हैं वो देने की जो परंपरा है वो कंपनी के अंदर रही थी। तो उसने कड़ा व इलाहाबाद के जो क्षेत्र है वो मुगल सम्राट को पेश कर दिए, मुगल सम्राट को दे दिए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन में निश्चित किया। अब जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम को बोला कि देखो, अब आपकी तो एज हो गई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे युद्ध में पार्टिसिपेट करते हुए क्या करोगे? आप तो आराम से बैठो, पेंशन लेते रहो, हम आपको 26 लाख रुपए पेंशन देंगे और आपको यहाँ वहां ये भटकने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और आपकी जो सुरक्षा है वो भी हम करेंगे, और आप ये जो दीवानी जो वसूलते हो, जो रेवेन्यू आप जो कलेक्ट करते हो सभी जगह से, वो भी हम ही कर लेंगे। तो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन में निश्चित कर दिया गया था। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी के अधिकार सौंप दिए। फिर मुगल सम्राट ने भी बोला, चलो ठीक है, मेरे को रेवेन्यू जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कलेक्ट होता है, तो वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम है वो आप ही करो। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी के अधिकार हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे। अब इलाहाबाद की संधि के परिणाम क्या क्या हुए? इलाहाबाद की संधि ने बंगाल को पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में ला दिया था। अवध का नवाब भी सेना हेतु कंपनी पर निर्भर हो गया था। अब चूंकि अपन ने पहले भाग में पढ़ा था, संधि के पहले भाग में पढ़ा था, जब रॉबर्ट क्लाइव अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में संधि करते हैं तो उसको सैनिक सहायता देने का प्रस्ताव रखते हैं। तो अवध का नवाब भी सेना हेतु कंपनी के ऊपर निर्भर हो गया था। इस संधि ने मुगल सम्राट को कंपनी के सामने कमजोर कर दिया। अब आप एक इमेजिन कीजिए कि सेंट्रल लेवल के ऊपर अगर कोई सत्ता है जो सिर्फ ऑर्डर देना जानती है, लेकिन किसी कारण से उसको भी संधि करनी पड़े, तो जो मुगल सम्राट की जो प्रभावशाली जो क्षमता है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची होगी, ठीक है। तो उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें कमी आई होगी। तो इस संधि ने मुगल सम्राट को कंपनी के सामने कमजोर कर दिया था। मुगल सम्राट से संधि करके कंपनी ने स्वयं को केंद्र सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया और भारत में कंपनी का मार्ग खुल गया था। अब देखो, कंपनी जो है वो जीते हुए क्षेत्रों के ऊपर अधिकार भी कर सकती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन कंपनी ने अधिकार के बजाय संधि क्यों की? ये शायद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो आइए अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। अवध को अधिकार में करने पर कंपनी पर बड़ी भूभाग की सुरक्षा का जिम्मा आ जाता। अवध अफगान और मराठा के हमलों से कंपनी की सुरक्षा के रूप में काम आया। अब देखो, जो अवध का जो क्षेत्र था, अब देखो, जैसे कंपनी ने मुगल सम्राट को भी हराया था और अवध के नवाब को भी हराया था, तो कंपनी चाहती तो वो उन दोनों क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर सकती थी। लेकिन अगर वो उन दोनों क्षेत्रों के ऊपर अधिकार करती तो एक बड़ी भूभाग का, या फिर जो बड़ा भूभाग था उसकी सुरक्षा का जो जिम्मेदारी थी वो कंपनी के ऊपर आ जाती। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी, इसलिए वो और ज्यादा एक्सपेंसेस है, और ज्यादा जो व्यय है उनको वहन नहीं कर सकती थी। और दूसरी तरफ जो अवध का जो क्षेत्र है वो अफगान और मराठों का हमला भी उस समय होता था, तो अवध का जो क्षेत्र है वो मराठों और अफगानों के हमलों से सुरक्षा करने के लिए भी कंपनी के काम आया। सुजाउद्दौला से संधि के बाद सुजाउद्दौला भी कंपनी के प्रति निष्ठावान बना रहा। अब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया 1757 से लेकर 1760 तक। बक्सर के युद्ध के समय कंपनी का जो गवर्नर था वो विंसिटार्ड था। इसके बाद बक्सर विजय के बाद पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया था 1765 से 1767 तक। रॉबर्ट क्लाइव ने ही जो इलाहाबाद की संधि है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। देखो, इलाहाबाद की संधि के बाद में बंगाल के अंदर द्वैध शासन प्रारंभ होता है। द्वैध शासन जिसे अपन डायआर्की भी बोलते हैं, जो 1765 से लेकर 1772 तक लागू हुआ। क्या था ये द्वैध शासन और किस प्रकार से ये लागू हुआ, किस प्रकार से इसके जो प्रभाव है वो आगे पड़े, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, द्वैध शासन क्या था। इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन निजामत या फौजदारी, मतलब जो सेना संबंधी जो जो भी अधिकार थे वो बंगाल के अल्पवयस्क नवाब निजामुद्दौला के हाथों में थे। अतः दीवानी और फौजदारी संबंधी कार्य विभाजन को ही द्वैध शासन कहते हैं। अब देखो, आपने अगर कभी आपका अगर मतलब कोर्ट वगैरह के बारे में अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कोर्ट में दो प्रकार के जो मुकदमे हैं वो चलते हैं। एक तो होते हैं दीवानी और एक होते हैं फौजदारी। फौजदारी के अंदर जो मर्डर वगैरह है
उनके जो मुकदमे आते हैं, मतलब जो सेना संबंधी जो मुकदमे हैं वो फौजदारी या फिर निजामती मुकदमे कहलाते हैं। जबकि दीवानी के अंदर जो भी रेवेन्यू जनरेशन के हो गए, जैसे जमीन के जो मामले हो गए या फिर और कोई जो रेवेन्यू जनरेट जो चीज हो गई, वो सारी दीवानी के अंदर आते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, जो दीवानी के अधिकार है वो तो अपने पास में रख लिए, और जो फौजदारी जो अधिकार है वो कंपनी के जो अल्पवयस्क नवाब था निजामुद्दौला, उसी के पास ही रहने दिए। द्वैध शासन की प्रणाली 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत लाई गई थी। अब दीवानी मामले, इलाहाबाद की संधि से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हेतु मुगल बादशाह अपनी ओर से एक दीवान नियुक्त करता था, लेकिन इलाहाबाद की संधि के बाद यह अधिकार कंपनी के पास में आ गया और इसके बदले मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन दी जाने लगी। अब देखो, पहले जो मुगल सम्राट था वो क्या था, वो जितने भी उसके जो क्षेत्र थे, जैसे बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, तो उनकी दीवानी के लिए वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने एक दीवान नियुक्त किया हुआ था। अब लेकिन चूंकि इलाहाबाद की संधि के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन दी थी, या फिर पेंशन देने का जो वादा किया था, 26 लाख रुपए पेंशन के अंदर मुगल सम्राट को नियुक्त कर दिया था। तो जो मुगल सम्राट है उसने कंपनी को ही इस दीवानी के अधिकार सौंप दिए थे कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जितना भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप कलेक्ट करो और आपके पास में रखो। कंपनी ने स्वयं दीवानी वसूलने के बजाय बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को भी नियुक्त कर दिया, जो दीवानी वसूल कर कंपनी में जमा करवा देते थे। इन्हें नायब दीवान कहते हैं। देखो, ये जो नायब दीवान है वो पहले के जमाने में चला करते थे। आजकल एक पद है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर अपन बात करें तो एक पद है नायब तहसीलदार। तो जो नायब तहसीलदार का जो पद है वो भी उसे आप नायब दीवान के पद जैसा समझ सकते हैं। देखो, इसमें एक ये नाम आया है राय दुर्लभ। अगर आपने प्लासी के युद्ध का हमारा जो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो राय दुर्लभ जो मंत्री था वो भी बंगाल के षड्यंत्र के अंदर, जो उत्तराधिकार का जो षड्यंत्र था उसके अंदर शामिल था। तो एक प्रकार से ये भी अंग्रेजों की सहायता कर रहा था। इसी कारण से अंग्रेजों ने इसे उड़ीसा के अंदर दीवान बनाकर नियुक्त कर दिया। आगे है नियामत या फौजदारी के मामले। संधि से पहले निजामत के अधिकार, मतलब जो जितने भी जो सेना संबंधी जो अधिकार थे वे बंगाल के सूबेदारों के पास थे। देखो, पहले होता क्या था कि बंगाल एक प्रकार का राज्य है, ठीक है। उस राज्य में अलग अलग रियासतें होती थी, छोटी छोटी। तो जहां पे राजा रहता था या फिर जहां पे जो बंगाल का नवाब रहता था वो सारी सेना को अपनी जगह इकट्ठा नहीं रखता था। वो क्या करता था कि अलग अलग जो क्षेत्र होते थे उनके अंदर जितने भी जो सैनिक होते थे उनको सूबेदारों के पास में भेज दिया करता था। अब अगर जैसे मान लीजिए कि युद्ध का समय आ गया, तो जो नवाब है वो उन सूबेदारों को मैसेज करता था, मतलब संदेश भेजता था कि ठीक है, अब हम इस तारीख को युद्ध करने चलेंगे, तो आप वहां से अपनी जो सेना है वो तैयार कीजिए। तो पहले, मतलब जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन से पहले जो निजामत या फौजदारी के मामले थे वो बंगाल के सूबेदारों के पास थे। चूंकि मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क बेटा नवाब बना, तो कंपनी ने 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले निजामत के अधिकार नवाब को सौंपे। मतलब कंपनी ने नवाब को बोला कि आप हमें 53 लाख रुपए दीजिए और उसके बदले में हम सिर्फ ये दीवानी के अधिकारी अपने पास में रहेंगे और जो निजामत या जो फौजदारी मामले हैं वो आप अपने पास में रखिए। यद्यपि निजामत के अधिकार निजामुद्दौला के पास में जरूरी थे, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में ही थी। तो देखो, कंपनी को दोनों तरफ से फायदा हो रहा था, ठीक है। एक तरफ से 53 लाख रुपए भी आ रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ जो बंगाल का जो नवाब था वो अल्पवयस्क था, इसलिए कंपनी ही उसको मैनेज करती थी। इसके अलावा जो कंपनी है वो अ, उसने जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो भी उसने मुगल सम्राट से प्राप्त कर ली थी। तो एक प्रकार से कंपनी इसमें फायदे में थी। दीवानी में फौजदारी की शक्तियां अलग अलग हाथों में होने के कारण ही इसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। अब देखो, कंपनी ने द्वैध शासन को क्यों अपनाया। कंपनी के पास सिर्फ व्यापारिक अनुभव था, भारतीय शासन के संदर्भ में अनुभव की कमी थी। इसके अलावा योग्य और प्रशिक्षित शासकों की भी कंपनी के पास में कमी थी। देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक व्यापारी कंपनी बन के भारत के अंदर आई थी। तो उसके पास में सिर्फ, मतलब बिजनेस नॉलेज ही था कि किस प्रकार से अपन प्रशासन को संभालने, किस प्रकार से अपन शासन चलाते हैं, इसकी अनुभव की कमी थी। इसके अलावा कंपनी के पास में न तो कोई योग्य शासक था और न ही कोई मतलब कि इतना नॉलेज रखने वाला कोई आदमी था जिसे वो शासक के रूप में नियुक्त कर सके। इसके अलावा जैसे इंग्लैंड के अंदर, मतलब जो इंग्लैंड के अंदर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते थे, मतलब जो संचालक समिति बैठती थी, जो कंपनी को मैनेज करते थे, तो कंपनी उनको भी यही दर्शाना चाहती थी कि देखो भाई, हम तो है यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने आए हैं, राजनीतिक शक्ति नहीं है हम।
हमने राजनीति के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। यदि कंपनी फौजदारी मामले अपने हाथ में रख लेती तो कंपनी की आय कम हो जाती और उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता तथा सेना भर्ती करनी पड़ती। देखो, अगर कंपनी फौजदारी मामले भी अगर ले लेती तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो व्यय हैं, जो खर्चे हैं, वो बढ़ जाते, साथ में उसका उत्तरदायित्व है वो भी बढ़ जाता। तो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं देके और इनके ऊपर ध्यान देने लग जाती। तो ये भी एक रीजन था कि कंपनी ने द्वैध शासन अपनाया। कंपनी ब्रिटिश शासन को भी यह दर्शाना चाहती थी कि कंपनी ने वास्तविक रूप में बंगाल पर अधिकार नहीं किया है और कंपनी की प्रकृति व्यापारिक ही है, क्योंकि यदि कंपनी सत्ता को हाथ में ले लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देती। यदि कंपनी सत्ता हाथ में ले लेती तो अन्य व्यापारिक व यूरोपियन कंपनियों द्वारा चुंगी व शुल्क का भुगतान न करने का भी डर था। इसके अलावा कंपनी पर आसपास के मराठों द्वारा आक्रमण करने व सत्ता हासिल करने का भी डर था। अब देखो, अगर कंपनी ये जो शासन है ये अपने हाथ में ले लेती, अब चूंकि कंपनी को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था भारतीय शासन के संदर्भ में कि राज्य के कौन कौन से दुश्मन है, तो उस समय अफगानों और मराठों का भी आक्रमण था। तो कंपनी को ये भी डर था कि अगर हमने डायरेक्ट रूप से ये सत्ता हथिया ली तो मराठे और जो अफगान है वो आक्रमण करके सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक सत्ता को प्रत्यक्ष रूप में लेने पर भारतीय शासकों के कंपनी के खिलाफ एकजुट होने की भी संभावना थी, क्योंकि बंगाल नवाब तथा मुगल सम्राट अभी भी आम जनता में श्रद्धा के पात्र थे। देखो, प्राचीन समय में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई राजा है, ठीक है, अगर 50 साल से, अब जैसे मान लीजिए कोई भी पीढ़ी है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, अगर वो 50 साल से उसी एक परिवार को राजा के रूप में देखती है, वो ऑटोमेटिक उसके लिए श्रद्धा का पात्र हो जाता है। ठीक है, अब अगर अचानक से वो राजा हट के और जैसे मान लो अगर अंग्रेज उसके ऊपर अधिकार कर लेते तो भारतीय शासकों में भी ये एकजुटता आती कि यार हमारा जो राजा है वो तो मुगल सम्राट है, ठीक है, लेकिन अब जो अंग्रेज है, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया। तो अंग्रेज को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको ये भी डर था कि जो भारतीय शासक है वो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी सिर्फ अपने व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी और द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक हित सुरक्षित हो रहे थे, अतः कंपनी ने राजनीतिक शक्ति बंगाल नवाब के पास रखने का ही विकल्प चुना। द्वैध शासन व्यवस्था के दोष क्या क्या थे? बंगाल के नवाब के पास कानून को लागू करने व न्याय प्रदान करने का अधिकार तो था, किंतु इसके लिए आवश्यक शक्तियां नहीं थी, क्योंकि वह कंपनी के कारण नवाब बना था, अतः वह कंपनी के ऊपर निर्भर था। अब देखो, एक प्रकार से वो जो बंगाल का नवाब है वो रबर स्टाम्प के रूप में काम आता था, मतलब सारे निर्णय कंपनी लेती थी, लेकिन उसमें मतलब जो आज्ञा होती थी वो बंगाल के जो नवाब है उसकी होती थी। कंपनी शक्ति संपन्न और सक्षम होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से विमुख थी, अतः बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने लगे। नवाब और कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भी मतभेद होने लगे। शासन व्यवस्था के संबंध में भी कंपनी नवाब के कार्य में हस्तक्षेप करने लगी। अब चूंकि आपको पता है कि निजामत के जो अधिकार थे वो नवाब के पास में थे, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो युद्ध है या फिर अगर निजामत संबंधी कोई भी जो फैसले लेने होते थे वो सारे कंपनी ही लेती थी। इस प्रकार शासन व्यवस्था के अंदर भी दोष जो है वो उत्पन्न होने लगे। द्वैध शासन में अधिकारों व कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं था। द्वैध शासन के अंदर यह व्यवस्था नहीं थी, मतलब जो जितने भी जो शक्ति है और जो अधिकार है उनका स्पष्ट विभाजन नहीं था कि ये अधिकार बंगाल के नवाब के पास में रहेंगे और जो निश्चित अधिकार है, जो निश्चित जो विषय है वो कंपनी संभालेगी। तो इस प्रकार का कंपनी के अंदर ये जो द्वैध शासन है उसके अंदर कोई भी विभाजन नहीं था। तो ये भी एक प्रकार का दोष है द्वैध शासन के अंतर्गत। अब जो कर्मचारी है वो खुले आम दस्त का दुरुपयोग करने लगे और अत्यधिक अमीर होकर इंग्लैंड जाने लगे। इससे इंग्लैंड की सामंती व्यवस्था डगमगाने लगी, क्योंकि कर्मचारी इंग्लैंड के सामंतों से भी अमीर थे और उन्हें चुनौती देने लगे थे। अब देखो, कंपनी जो है वो इंग्लैंड से यहाँ पे व्यापार करने आई थी। पहले जो बंगाल का जो नवाब था वो उनसे टैक्स वसूलता था। अब चूंकि युद्ध के बाद में कंपनी का मोस्ट ऑफ द एरिया है, मतलब जो अत्यधिक जो क्षेत्र है उसके ऊपर अधिकार हो गया था, तो कंपनी ने कर चुकाना बंद कर दिया था। ठीक है, कंपनी वहां पे टैक्स फ्री जो व्यापार है वो करती थी, तो इससे अत्यधिक जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो गया था। और साथ ही साथ कंपनी के जो व्यापारी है वो कंपनी के व्यापार के साथ में अपना जो खुद का जो निजी व्यापार है उसको भी करने लगे थे। तो इसके कारण उनकी जो इनकम है वो बढ़ती चली गई। अब एक सिनेरियो देखिए, एक मतलब कि परिप्रेक्ष्य देखिए, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड के अंदर कोई सामंत है जो इंग्लैंड पार्लियामेंट का सदस्य है, ठीक है, एक तो उसके पास तो है बेचारे के पास एल्टो कार, और अगर एक यहाँ से कोई
कंपनी का जो व्यापारी है वो इंग्लैंड जाता है तो उसके पास है थार कार। ठीक है, तो कहाँ पे अल्टो और कहाँ पे थार, तो इन दोनों के मध्य डिफरेंस उत्पन्न हो गया। तो ये भी शासन व्यवस्था को चुनौती देने वाला काम हो गया, मतलब इंग्लैंड के अंदर जितने भी जो सामंत थे उनको चुनौती देने वाली बात होगी कि भाई तू तो अल्टो के अंदर घूम रहा है और जो व्यापारी है वो थार के अंदर घूम रहा है। तो इससे उन्हें भी थोड़ा वो जेलसी है वो फील होने लगी। कंपनी कर्मचारी दीवानी वसूलने में कठोरता दर्शाते थे, कृषकों से अत्यधिक कर वसूला जाने लगा तथा भूमि सुधार के कोई भी प्रयास नहीं किए गए। इससे कृषि व वाणिज्य को नुकसान हुआ और जनता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा। कंपनी ने बंगाल के आंतरिक व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। इससे व्यापार वाणिज्य में व्यवधान उत्पन्न होने लगे। व्यापारियों को उत्पादों को कम दामों में बेचने हेतु विवश किया गया। इससे उद्योग शिल्प चौपट हो गए, विदेशी वस्त्रों व व्यापार को बढ़ावा मिला। अब देखो जो द्वैत शासन है उसकी समाप्ति कब हुई। द्वैत शासन की कमियों व विफलताओं को देखते हुए 1771 में संचालक समिति, अब देखो संचालक समिति क्या थी, संचालक समिति थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि कंपनी के अत्यधिक जो शेयर होल्डर थे, मतलब जिसके पास में कंपनी के जो सबसे ज्यादा शेयर थे उनको संचालक समिति के अंदर शामिल कर लिया जाता था। और ये जो संचालक समिति है वो इंग्लैंड के अंदर रहती थी और वहीं से ही कंपनी का जो राजकाज है वो संभालती थी। तो 1771 में संचालक समिति ने निर्देश दिया कि नायब दीवानों को हटाकर कंपनी खुद राजस्व वसूले तथा नायब दीवानों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाए, क्योंकि राजस्व वसूली कम थी। एक्चुअली इसका रीजन ये था कि कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों के ऊपर अत्यधिक जो कर है वो लगा दिए थे, तो किसान इस हालत के अंदर नहीं थे कि वो उन टैक्स को चुका पाए। अब नायब दीवानों पर मुकदमा चला लेकिन इन्हें निर्दोष बनाकर बरी कर दिया गया। अब इसमें भी कंपनी ने कूटनीति कर दी। कंपनी ने सिर्फ दीवानी अपने हाथ में लेने हेतु कूटनीति की थी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से दीवानी हाथ में लेने पर जो 6 नायब दीवान थे वो भी कंपनी का विद्रोह कर सकते थे। 1772 में वॉरेन होस्टिंग के बंगाल का गवर्नर नियुक्त होने के साथ ही रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन का अंत हो गया। द्वैध शासन समाप्त होने से दीवानी प्रबंधन के साथ दीवानी न्याय का उत्तरदायित्व भी कंपनी के ऊपर आ गया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी द्वैध शासन व्यवस्था और इलाहाबाद की संधि। अगर आपको हमारी ये जो सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इससे रिलेटेड अन्य वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप हमारी जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर जाके भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। थैंक यू।